हेलो एंड वेलकम टू बायोस्कोप एमपी और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। हर साल की तरह ये साल भी विदा होने को है। तैयारी 23 के वेलकम की चल रही है, लेकिन यादें याद आ रही हैं 2022 की। वो साल जिसने खिलखिलाने का, मस्ती में डूब जाने का, अमृत काल का जश्न मनाने का और साथ ही गर्व करने का भी मौका दिया। लेकिन राजनीति की चाल के साथ साथ 2022 में हुई कुछ घटनाओं ने हमें आगे के लिए सबक दिया और तैयार भी किया। तो आइए, एमपी के लिए कैसा था साल और क्या रहा बेमिसाल, देखते हैं 2022 के बायोस्कोप के जरिए। साल 2022 जो आध्यात्म और सनातन धर्म ध्वजा को ऊंचा करने में सदैव याद रखा जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों महाकाल लोक के पहले चरण को शिवार्पित किया गया और इस आध्यात्मिक, अलौकिक, अद्वितीय और अद्भुत क्षण के साक्षी बने विश्व के 40 राष्ट्र। बनारस कॉरिडोर की तर्ज पर महाकाल लोक तैयार किया गया है, जहां भित्ति चित्र और विशाल प्रतिमाओं के माध्यम से शिव लीलाओं का चित्रण किया गया है। महाकाल लोक को शिवार्पित करने के इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से 700 कलाकारों ने नृत्य, गीत और अभिनय से शिव लीलाओं की प्रस्तुति दी और माहौल को शिवमय कर दिया। योजना के पहले चरण में 350 करोड़ की लागत से भगवान श्री महाकालेश्वर के आंगन में छोटे बड़े रुद्रसागर, हरसिद्धि मंदिर, 4 धाम मंदिर, विक्रम टीला आदि का विकास किया गया है। साथ ही बड़े रुद्रसागर की झील में स्वच्छ पानी भरा गया है। बता दें कि श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण में महाराजवाड़ा परिसर का विकास किया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक महाराजवाड़ा भवन का हेरिटेज के रूप में पुनः उपयोग, कुंभ संग्रहालय के रूप में पुराने अवशेषों का समावेश कर महाकाल मंदिर परिसर से एकीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण का काम 2023-24 में पूरा होगा। टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट जैसे 2 तमगे पाने वाले मध्य प्रदेश और यहाँ के लोगों का सीना गर्व से और चौड़ा तब हो गया जब मध्य प्रदेश बना देश का पहला चीता स्टेट। 17 सितंबर वो तारीख जब प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर देश के साथ ही मध्य प्रदेश को चीतों का तोहफा दिया और 70 साल बाद श्योपुर का कूनोपालपुर अभ्यारण्य नामीबिया से लाए गए 3 मेल और 5 फीमेल चीतों से गुलजार हुआ। चीता यानी रफ्तार का दूसरा नाम, और इन्हें यहाँ लाने के लिए लंबी कवायद की गई। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट से चीतों को भारत लाने की अनुमति मिली और 2022 में उसका नतीजा दिखा। यहाँ चीतों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 90 गांव के 457 लोगों को चीता मित्र नियुक्त किया है। खास बात यह भी कि कुनों के 120 वर्ग किलोमीटर के जंगल में चीतों के कुनबे को 32 तक बढ़ाया जा सकता है और कुछ बदलाव के साथ 70 से ज्यादा चीतों को यहाँ रखा जा सकता है। यही वजह है कि 2023 में भी चीतों का ये कुनबा और बढ़ेगा। अच्छी खबर यह है कि अगले साल दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने की तैयारी है और इनके लिए अलग से बाड़ा तैयार हो रहा है। परफॉर्मेंस बरकरार रखना आसान नहीं, लेकिन इंदौर ने ये कमाल छठी बार भी किया और सफाई के मामले में देश में फिर से छक्का लगाया। साल 2022 में घोषित किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों में इंदौर ने 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे साफ शहर का खिताब फिर हासिल किया और ये शहर भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में सामने आया। इसके साथ ही सफाई में एक तमगा मध्य प्रदेश को भी मिला। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। सफाई में छक्का मारने के लिए इंदौर ने कई अभिनव प्रयास किए। मसलन इंदौर में रोजाना 1192 टन सूखे और 692 टन गीले कचरे का सुरक्षित निपटान किया गया। इंदौर डस्टबिन फ्री होने की दिशा में बढ़ रहा है। यहाँ के 27 बाजार पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त हैं। साथ ही वेस्ट टू वंडर पार्क से रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज को बढ़ावा दिया गया। इतना ही नहीं, इंदौर ने कचरे से 14 करोड़ रुपए की कमाई की। वैसे 2016 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ तब इंदौर 25वें पायदान पर था, लेकिन शहर ने औरों को भी बता दिया कि ठान लो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है और अब 7वीं बार ये तमगा बनाए रखने के लिए इंदौर खूब मेहनत कर रहा है। डॉक्टर बनने का सपना अब सिर्फ अंग्रेजी के रास्ते ही साकार नहीं होगा, बल्कि आमतौर पर अंग्रेजी में होने वाली MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी की जा सकेगी और इसे जमीन पर उतारने का काम सबसे पहले हुआ मध्य प्रदेश से। 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से MBBS की हिंदी किताबों का विमोचन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक काम को अंजाम दिया।
जिसके बाद मध्य प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष के छात्रों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से गांव गरीब और हिंदी बैकग्राउंड के छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना आसान हो जाएगा। बता दें कि यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों में पहले से ही वहां की मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती रही है। अब भारत में भी इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ये पहल की गई, जिसका उद्देश्य हर राज्य में छात्र को मातृभाषा में पढ़ाने का अवसर देना है। और इसी के चलते जहां यूपी ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने की तैयारी शुरू कर दी, तो एमपी में इंजीनियरिंग को लेकर भी यही तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर मंच से ये कह रहे हैं कि सरकार अब भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी, क्योंकि शहडोल से 15 नवंबर 2022 को पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका अधिकार प्रदान किया। राज्य सरकार लंबे वक्त से इस काम में लगी थी और इसका ऐलान भी पहले ही कर दिया गया था। पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभाओं को जनजातीय समुदाय के लिए काम करने का अधिकार मिला है। बता दें कि पेसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया और कई राज्यों में ये पहले से लागू है। पेसा कानून को लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है। देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है। पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपराओं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया गया है। दरअसल पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे कि जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिला है। साल 2022 मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि जनता के फेवरेट मामा जी के लिए भी एक उपलब्धि लेकर आया और मामा यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक रिकॉर्ड बनाते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी शासित राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल कर चुके हैं। मार्च महीने में ही पांव वाले भैया से प्रदेश के मामा का सफर तय कर चुके शिवराज सिंह चौहान ने ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर था। बता दें कि इससे पहले रमन सिंह के नाम 15 साल 10 दिन तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है। वो 23 मार्च 2020 को चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल 29 नवंबर 2005 को सीएम शिवराज ने पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वो 5 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। और कोई हैरत की बात नहीं, जिस तरीके से शिवराज राजनीति की पिच पर धड़ल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वे अपने ही रिकॉर्ड को 23 के चुनाव के बाद और लंबा कर लें। साल 2022 में कई उपलब्धियां मध्य प्रदेश के नाम रही, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जो हर किसी को हैरान कर गए। पता चला कि धर्म के नाम पर प्रदेश में अधर्म यानी धर्मांतरण का खेल गुपचुप तरीके से खूब फल फूल रहा था। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के ठिकाने पर जब छापा मारा तो धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ। ठिकाने से सोना, रकम, विदेशी करेंसी, महंगी गाड़ियां और कई बैंक अकाउंट का पता चला, जिसके बाद मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हुई और जांच शुरू की। उधर रायसेन में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने जांच में पाया कि कोरोना काल में परिजनों से बिछड़े बच्चों का ही धर्मांतरण करा दिया गया। इस खबर के सामने आने के बाद सबके होश उड़ ही थे कि दमोह से खबर आई। यहाँ प्रियंका कानूनगो जब जांच करने पहुंचे तो संस्थाओं के निरीक्षण से उन्हें रोका गया। बाद में कई खामियां जांच में सामने आई। उन्हें जांच में धर्मांतरण के सबूत भी मिले, लेकिन इसकी शिकायत और कार्रवाई के लिए उन्हें पुलिस ने ही घंटों चकाया। उधर भोपाल और दतिया से भी धर्मांतरण को लेकर खबर आई, लेकिन साल के आखिर में 25 दिसंबर क्रिसमस को खबर आई कि दमोह में 200 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया। साल 2022 में उमा भारती ने शराबबंदी के जरिए खुद को प्रासंगिक रखने की खूब कोशिश की। साल की शुरुआत में ही दीदी ने शराबबंदी के लिए प्रदेश व्यापी अभियान छेड़ने की बात कही।
लेकिन कोरोना का हवाला देकर कार्यक्रम आगे बढ़ा। जनवरी से फरवरी और फिर मार्च मिड में दीदी ने दम दिखाया। भोपाल में शराब दुकान पर पत्थर मारा और मीडिया की सुर्खियां बटोरी, लेकिन सरकार ने मसले पर सधी प्रतिक्रिया देकर मामले को बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद उमा भारती ने एक के बाद एक ट्वीट कर सीएम पर ही मीडिया के जरिए बात करने के आरोप मढ़े। लेकिन दूसरी तरफ पहले से सतर्क सरकार ने फिर से चुप रहकर ही हालात संभाले। हालांकि शराबबंदी को लेकर उमा भारती बीच बीच में आवाज बुलंद करती रही और इसी बीच अक्टूबर में अचानक उमा भारती सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने की आवाज बुलंद करती दिखी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से इसी मुद्दे पर उमा भारती ने कह दिया कि वो नवंबर से जनवरी तक घर छोड़ेंगी और टेंट या पेड़ के नीचे रहकर नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगी। लेकिन ये मियाद भी निकलने के बाद उमा दीदी ने अपने आंदोलन की तारीख को फिर से आगे बढ़ा दिया। साल 2022 मध्य प्रदेश को कई मायनों में नई पहचान देकर जा रहा है। इस क्रम में नाम बदलने के साथ ही पुरानी पहचान मिटाने की भी खूब कवायद हुई। हालांकि शुरुआत नवंबर 2021 में ही भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से करने से हो गई। लेकिन 2022 का फरवरी आते आते सरकार ने होशंगाबाद का भी नाम बदलकर मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी मां नर्मदा के नाम पर नर्मदापुरम कर दिया। लेकिन नाम बदलने का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मिंटो हॉल का भी नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर कर दिया गया और एक नई पहचान दी गई। इस सब के इतर नाम बदलने के मसले पर खूब सियासी बयान निकले, जिसमें एक नाम भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का था, जो राजधानी भोपाल के लालघाटी और हलालपुरा बस स्टैंड का नाम बदलने की पैरवी करती रही। आखिरकार नवंबर आते आते नगर निगम परिषद की बैठक में भोपाल सांसद की मौजूदगी में दोनों जगहों का नाम बदलने का प्रस्ताव परीक्षण शर्त के साथ पास हुआ। उधर साल के आखिर आते आते आदिवासियों को साधने की खातिर सरकार ने मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा भील के नाम पर कर दिया। साल 2022 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई, तो चर्चा चहुओं और बुलडोजर बाबा की निकली। चर्चा चली तो एमपी में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सीएम सख्त हुए, भरे मंच से बदमाशों को नेस्तनाबूद करने या फिर एमपी छोड़ देने के लिए चेतावनी देनी शुरू कर दी। और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा मैं। नतीजा ये कि बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर हथियार बना। अवैध अतिक्रमण से लेकर हत्या और रेप जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ बुलडोजर दौड़ पड़ा। कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पीले पंजे की धमक महसूस नहीं की गई। विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई पर आवाज जरूर बुलंद की, लेकिन बुलडोजर के शोर में ये भी गुमसी नजर आई। हालांकि दिलचस्प पहलू ये भी कि भले ही यूपी फतह के बाद बुलडोजर बाबा से सीख एमपी में ली गई, लेकिन 90 के दशक में पटवा सरकार में मंत्री रहे और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बाबूलाल गौर का भी बुलडोजर से अच्छा खासा नाता है। नगरीय विकास मंत्री रहते हुए गौर ने राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, उससे उनका नाम बुलडोजर मंत्री पड़ गया था। सब सुखी हो, सबका मंगल हो। मंदिरों में सामूहिक रूप से होने वाली प्रार्थना में ये भी तो शामिल होता है। यही नजर आया 8 साल बाद मध्य प्रदेश में हुए निकाय के चुनाव में, जहां सबका भला हुआ। साल 2014 के बाद कोरोना, लेट लतीफी और कानूनी अड़चनों से निपटकर 2022 में 2 चरणों में निकाय का निर्वाचन हुआ, जिसके नतीजों ने सबको खुश किया। 16 नगर निगमों में से 5 निगम में मेयर पद पर जीत दर्ज कर कांग्रेस ने इसे अपनी जीत और बीजेपी की हार बताया, क्योंकि 2014 में सभी निगमों में बीजेपी ही काबिज थी। वहीं निर्दलियों के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद पर कब्जा कर निकाय में खाता खोला। उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी कुछ पार्षदों को जिताकर मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन 16 में से सिर्फ 9 निगमों में मेयर पद जीत सकी बीजेपी ने नतीजों पर जोरदार जश्न मनाया। कारण था छोटे शहरों और कस्बों में बीजेपी की लोकप्रियता में इजाफा। पिछले चुनाव में 65% के मुकाबले नगर परिषद में बीजेपी का सक्सेस रेट 75% रहा, जबकि कांग्रेस का 18%। हालांकि विंध्य से रीवा, ग्वालियर चंबल में ग्वालियर और मुरैना जैसे बड़े शहर बीजेपी गंवा बैठी, तो मालवा निमाड़ के उज्जैन, बुरहानपुर जैसे शहरों में जैसे तैसे जीत दर्ज कर पाई। साल 2022 में मध्य प्रदेश में सियासी खेल खूब दिखा।
वैसे तो विपक्ष के निशाने पर सरकार होती है, लेकिन साल की शुरुआत से ही बीजेपी और गृह मंत्री के निशाने पर कमलनाथ रहे। सवाल उठता रहा दो जिम्मेदारियों का। कमलनाथ पीसीसी चीफ के साथ नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए थे और इसी पर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी भीतर सवाल उठे। बीजेपी तो बार बार कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष रहने के बावजूद सदन की कार्यवाही में उनकी कम मौजूदगी को लेकर सवाल दागती रही। लेकिन इसी बीच अप्रैल बीते प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की हवा दिल्ली से चली और वो घड़ी आ गई जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से लेटर जारी कर इस बात की जानकारी दी गई कि डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी कमलनाथ केवल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। खास बात यह कि इसके अगले महीने ही राजस्थान के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में लिए गए अहम फैसलों में एक फैसला एक व्यक्ति एक पद को लेकर भी हुआ। वैसे नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने को लेकर कमलनाथ खुद ये कहते रहे कि वो 2 महीने पहले से पार्टी आला कमान से इसके लिए गुजारिश कर रहे थे ताकि एक पद पर रहते हुए वो 2023 के चुनाव की तैयारी कर पाएं। यूं तो साल 2022 में कई बातें और कई मुद्दे चर्चा में रहे, लेकिन बात जब आम लोगों के बीच किसी नेता की चर्चा की होगी तो निसंदेह नाम प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का आएगा। हर बार की तरह उनके अलग अंदाज साल भर सुर्खियों में रहे। सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी लोगों से उन्हें ही जूते मार देने वाले वीडियो की। चर्चा बनी कि कौन नेता ऐसा कह देता है और वो भी भरी भीड़ में। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा। आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। इतना ही नहीं, सूबे में खराब सड़क का मुद्दा जब बना तो मंत्री जी ने अपने इलाके की सड़क न बनने तक चप्पल छोड़ने का फैसला कर दिया। हालांकि बीच में 1-2 बार उनका चप्पल पहने हुए वीडियो आया, लेकिन मंत्री का जुदा अंदाज फिर भी जारी रहा। मंत्री कभी रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ शादी में डांस करते दिखे तो कभी लोगों को आशियाना बनाने का भरोसा देने के साथ ही दंडवत प्रणाम करते भी। और तो और साल की शुरुआत में ही एक बच्चे को भैंस की रस्सी पकड़ते देख उन्होंने वो रस्सी खुद थामी और बच्चे और भैंस दोनों को घर तक पहुंचाया। हालांकि अच्छा ये भी हुआ कि साल के आखिर में मंत्री जी ने पूरे 66 दिन के बाद सड़क बनने पर फिर से चप्पल पहन ली। कभी दिग्विजय सिंह तो कभी कमलनाथ का आश्रय पाकर राजनीति में हाथ पैर मारने वाले मिर्ची बाबा के लिए साल 2022 की दूसरी छमाही बाबागिरी की कुंडली पर बेहद भारी हुई। 9 अगस्त को बाबा को रायसेन की एक महिला के साथ रेप जैसे संगीन मामले में भोपाल पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया। महिला वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा पर आरोप लगा रही है कि संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिक क्रिया करने के नाम पर उसके साथ बाबा ने नशीला पदार्थ खिलाकर अनाचार किया। फिलहाल बाबा के दिन जेल में ही कट रहे हैं। हालांकि मिर्ची बाबा और विवादों का गहरा नाता रहा है। ग्वालियर में ही बाबा ने खुद पर 2 बार हमला होने की शिकायत दर्ज कराई। यही नहीं, बाबा पर कांग्रेस का टिकट दिलाने के नाम पर लोगों से उगाही का भी आरोप लगा। बताएं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल मिर्ची से यज्ञ करके मिर्ची बाबा चर्चा में आया था और तब उसने दावा किया था कि दिग्विजय सिंह की जीत नहीं हुई तो वो जल्द समाधि ले लेगा। हालांकि बाद में जल समाधि लेने के लिए कलेक्टर से परमिशन लेने और परमिशन ना मिलने का हवाला बाबा देता रहा। छब्बीस जून 2022 का दिन मध्य प्रदेश के खेल इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने 88 साल का सूखा खत्म कर रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीता और 41 बार की चैंपियन मुंबई को खेल के 5वें दिन 6 विकेट से मात दी। खबर जैसे ही प्रदेश तक पहुंची पूरा मध्य प्रदेश झूम गया। सीएम भी इस अभूतपूर्व जीत से झूम उठे। खास बात यह भी कि मध्य प्रदेश की टीम ने तब ये जीत हासिल की जब टीम के कई अनुभवी खिलाड़ी टीम में नहीं थे। वेंकटेश अय्यर और आवेश खान भारतीय टीम में चुने जाने के कारण एमपी रणजी टीम में शामिल नहीं हो पाए। दोनों खिलाड़ियों के अलावा ईश्वर पांडे और कुलदीप सेन भी चोटिल थे। स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी कोच पंडित के युवा खिलाड़ियों ने एमपी को चैंपियन बना दिया। फाइनल मुकाबले में नर्मदापुरम के बल्लेबाज यश दुबे ने शानदार 133 रनों की पारी खेली। बता दें कि 23 साल पहले भी टीम मध्य प्रदेश रणजी के फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन तब उसे निराशा हाथ लगी थी।
2 साल तक घरों में कैद रहकर मन मारकर सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे को बधाई देकर लोगों ने कोविड काल में कई त्योहार मनाए। लेकिन साल 2022 आया नई उमंग, नया उत्साह और नया उल्लास लेकर। होली पर तो लोगों ने खूब रंग खेला ही, लेकिन असली रंग रंग पंचमी को इंदौर में नजर आया। जब 2 सालों के सूखे के बाद लाखों की तादाद में इंदौर की जनता विश्व प्रसिद्ध गेर में शामिल हुई और खूब रंग गुलाल उड़ाया। बता दें कि इंदौर की गेर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की भी कोशिश जारी है। वैसे इंदौर में गेर की परंपरा का इतिहास 300 साल पुराना माना जाता है। ये परंपरा होलकर वंश की मानी जाती है और तब राजघराने के लोग रंग पंचमी पर बैलगाड़ियों में फूलों और हर्बल चीजों से तैयार रंग और गुलाल को रखकर निकल पड़ते और जो भी रास्ते में मिलता उनको प्यार से रंग लगाते। लोग भी पिचकारियों से रंग भरकर उन पर फेंकते। बताते हैं कि गेर की परंपरा कभी नहीं रुकी थी। यहाँ तक कि आपातकाल तक में भी आयोजकों ने आपसी तालमेल के साथ गेर का आयोजन किया था, लेकिन कोरोना की वजह से गेर का सिलसिला 2 साल तक टूटा रहा, जो 2022 में फिर उसी जोश और उल्लास के साथ शुरू भी हुआ। तो बेला है विदाई की। यकीनन वक्त नहीं लौटता, लेकिन सबक जरूर देता है, ताकि इससे सीखकर हम और मेहनत करें, नए कीर्तिमान गढ़ें। इसीलिए हम कह रहे हैं, जो बीत गया वो दौर नहीं आएगा, लेकिन आगे के लिए बीता वक्त सबक जरूर दे जाएगा। और करना है मेहनत, छूना है आसमां। यकीन रखिए, अपना मध्य प्रदेश नए साल में नए कीर्तिमान बनाएगा। इसी के साथ नए साल की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।